वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड था। चैप्टर फर्स्ट हमने पावर शेयरिंग पढ़ लिया है। यदि आप पावर शेयरिंग के चैप्टर को देखना चाहते हैं तो नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहाँ प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक वहाँ पे जितने भी मैं सीरीज पावर शेयरिंग में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाया हूँ, आप वहाँ पे जाके आप पावर शेयरिंग वाले चैप्टर को समझ सकते हैं। ये चैप्टर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस से क्लास 10th एनसीईआरटी का। और चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, संघवाद। मैंने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म का जो इंट्रोडक्शन है परिचय मैंने आपको दे दिया था। और उसके पहले हमने अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब संघवाद की 4 विशेषताओं का हमने अध्ययन कर लिया था। आज उसमें बचा हुआ पार्ट था 5, 6, 7। 3 उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं 5, 6, 7 आज देखेंगे। और उसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट और सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट। हम फेडरलिज्म की बात करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के डिफरेंस को देखेंगे। मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप उसमें दिया है जो फेडरल गवर्नमेंट होता है इसमें पावर को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होता है ताकि कॉन्फ्लिक्शन ना हो, डिस्प्यूट ना हो और शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यदि हम ऐसा नहीं करते, यदि कोई भी देश फेडरल गवर्नमेंट नहीं है तो जरूरी नहीं वहाँ शासन खराब चल रहा होगा या वहाँ पे पॉलिटिकल रूप से स्टेबिलिटी वहाँ पे स्थिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से देश ऐसे हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आपका फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन है। वहाँ पे एक ही आदमी सेंटर में बैठेगा और पूरे देश को चलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका चाइना देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूनाइटेड किंगडम, आप ब्रिटेन देख सकते हैं। ये चाइना, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड, ये ऐसे छोटे छोटे तमाम देश है, बड़े भी देश है। जैसे चाइना हो गया, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश में चाइना की देख रेख करती है। और वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है चाइना की, जो शी जिनपिंग अभी वहाँ का जो राष्ट्रपति है, उसी के अंडर में पूरे देश का कार्यभार होता है, उसी के अंडर में। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में काफी पावरफुल होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया यूनिटरी गवर्नमेंट भी नहीं है। तो कहेंगे सर इंडिया क्या है, तो इंडिया आधा फेडरल है आधा यूनिटरी है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अर्ध संघात्मक, आधा फेडरल आ जाता है आधा यूनिटरी आ जाता है, दोनों को मिलके हमारा देश का संविधान बना है। इसलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान इंडिया का संविधान हो जाता है। हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण है। लेकिन अगर बात करें स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट कहाँ का है, तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरल गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का फेडरल गवर्नमेंट है। ये कुछ ऐसे देश हैं वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, यानी वहाँ पे पावर को बांट दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया कई लेवल में। जो प्रीवियस लेक्चर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को मैंने बताया था, यानी पावर को कई छोटे छोटे रूपों में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के रूप में बांट दिया गया। हमारे इंडिया में 3 टाइप में बांटा गया है, यानी हमारे यहाँ फेडरल भी है और मेरे यहाँ यूनिटरी भी है। वो जब आप में इंडियन वाले में आऊंगा, जब पॉलिटिकल साइंस में आएगा या आगे आप तैयारी करने जाएंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का हमने 4 पार्ट देख लिया था, 5, 6, 7। आज इसमें 3 देखेंगे, इसकी 3 विशेषताओं में से। उसके बाद आज डिफरेंस देखेंगे। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाला सरकार है, और दूसरा जो संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था वाली सरकार है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, संघ सरकार की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, 4 ऑलरेडी मैंने देख दिया है। 5वां देखते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कठोर। रिजिड मतलब होता है कठोर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वहां पे संविधान 2 रूप से होता है। जितने लेवल में वहां पे गवर्नमेंट का पावर को डिवाइड किया गया होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एक सेंट्रल पूरे देश के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बुक होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने देश में रूल एंड रेगुलेशन लागू कर सकता है, और लोकल लेवल पे भी अपने अनुसार वो नियम कानून को बदलाव कर सकता है। तो यहाँ पे जो होता है फेडरल गवर्नमेंट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है काफी कठोर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, मैं आपसे ऑलरेडी बोला था, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें कई लेवल में पावर को, कई लेवल में प्रशासन को बांट दिया गया होता है, ताकि किसी एक आदमी के हाथ में ना आ जाए, ताकि वो तानाशाह न बन जाए हिटलर की तरह। तो कई पार्टों में बांट दिए। और इसके देश का संविधान जो होता है काफी अच्छा होता है, लेकिन कठोर होता है। इसलिए कठोर होता है क्योंकि जब देश के संविधान में जब छेड़छाड़ करना होता है, देश के संविधान को जब चेंज करना होता है, तो लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंस यानी प्रोविंस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों बैठते हैं।
यानी जितने वहाँ पे गवर्नमेंट के जो लेवल है, गवर्नमेंट की जितनी भी टायर बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है सबके कंसेंट से। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सबके कंसेंट से, बोथ द लेवल, जितने भी लेवल हो, कहीं 2 लेवल हो, कहीं 3 लेवल हो, कहीं फेडरल गवर्नमेंट में 4 लेवल है, जहां जहां जितना लेवल है, सारे लेवल के लोगों को वहां पे बैठाया जाता है और फिर वहां पे एक कंसेंट सहमति पत्र बनता है। सहमति के अकॉर्डिंग तब जाके, जब सब कोई एक मत होता है, तब जाके उस देश के संविधान को बदला जाता है। तो ये कितना टफ काम है। जैसे कि इंडिया का, अपने देश का संविधान आसानी से नहीं बदला जा सकता है, हमारे देश का संविधान आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ पार्ट इतने भी आसान है जो हमारे देश के जो अभी मोदी जी हैं, जब चाहे उसको बदल सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है अपने देश के संविधान को बदलना, वो मोदी जी की मान कभी नहीं है, क्योंकि आधे से अधिक हमारे जो स्टेट्स हैं, भारत देश के जो आधे से अधिक राज्य हैं, जब तक उसमें सहमति नहीं देंगे तब तक जाके वो संविधान नहीं बदलेगा। और साथ साथ लोकल गवर्नमेंट का भी उसमें परमिशन चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं। तो जब तक ये दोनों लोग एक पास नहीं बैठेंगे, कंसेंट नहीं होंगे, तब तक ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे बोला गया कठोर संविधान होता है। फेडरल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिजिड होता है, कठोर होता है। इसलिए कठोर होता है क्योंकि वहां पे जब आपके देश के फेडरल गवर्नमेंट में जब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक होती है, उसको जब चेंज करना होता है, तो जितने टायर को वहां पे गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं, सबको बैठा के सबके सहमति से बदला जाता है। इसलिए बोला जाता है कठोर संविधान होता है। ठीक है। 6 नंबर का है स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट हम पढ़ रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट में मैंने बोला था कहीं कहीं 2 टायर होते हैं, कहीं कहीं 3 टायर होते हैं। इंडिया में 3 टायर होते हैं, आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी उनके मंत्रीगण, स्टेट गवर्नमेंट में योगी जी उनके मंत्रीगण, लोकल गवर्नमेंट आपका प्रधान, यदि आप नगर बना तो आपका नगर पालिका, मेयर के जितने भी अधिकारीगण होंगे वो लोग मिलकर अपने अपने लेवल पे शासन को चलाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है इसमें विशेषताओं में स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ये जितने भी टायर बांटे गए, टायर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, टायर 2 स्टेट गवर्नमेंट, टायर 3 लोकल गवर्नमेंट या नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत, ये जो शासन के जितने भी टायर और लेवल बांटे गए, सबको सोर्स ऑफ इनकम के सब्जेक्ट को और उनके रीजन को बांट दिया गया है। यानी कुछ पार्ट ऐसे होंगे जहां से जो इनकम होगा वो केंद्र सरकार रखेगा, और स्टेट में कुछ विषय ऐसे होंगे जहां से इनकम होगा तो स्टेट गवर्नमेंट रखेगा, और लोकल लेवल पे कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसपे आपकी लोकल गवर्नमेंट यानी नगर पालिका पंचायत जो होगा या आपका जो ग्राम प्रधान है उसके अंडर में होगी कुछ जिम्मेदारियां और कुछ पैसे इकट्ठा करने का अधिकार होंगे। ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर लोकल गवर्नमेंट में जो गांव की जो पंचायत होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं या आपके जो नगर के मेयर होते हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। हाँ देखिए, हमारे देश का संविधान तो बना दिया है, ये तीसरे टायर का हमारे देश में गठन हो चुका है लोकल गवर्नमेंट। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लिया अपना योगी जी है, तो अपने देश के जो अपने जो राज्य में जो नियम कानून है, वो राज्य की जो सरकारें होती है ना, वो लोकल गवर्नमेंट को यानी नगर पालिका परिषद या जो ग्राम प्रधान है, इन लोग को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार देते नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या, कहीं तो साफ नहीं है, अपने यूपी में तो साफ नहीं है, यानी ग्राम प्रधान कोई अधिकारी नहीं टैक्स उसूलने का, और उसके साथ साथ नगर पालिका का जो मेयर उसको भी टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रखने कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या, आधा से कंप्लीट कर दिया ही नहीं है। लेकिन जिस दिन मिल जाए, केरला में आप चले जाइए, केरला में जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के ग्राम प्रधान और नगर पालिका परिषद जो मेयर होते हैं, वहाँ पे उनको टैक्स इकट्ठा करके, गांव वाले इकट्ठा करते हैं, शहर वाले शहर को पूरा टैक्स को इकट्ठा करके वहाँ पे लोकल लेवल पर डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है, विकास का कार्य किया जाता है। लेकिन हमारे यूपी में महोखा लोग क्या बदलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कठोर संविधान। दूसरा होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, यानी जो इनकम आने का जो सोर्स होता है, जो फेडरल गवर्नमेंट में जितने भी शासन के स्वरूप होते हैं, सारे लोगों में डिवाइड कर दिया गया होता है। जो भाई यहाँ से आएगा तो तुम केंद्र सरकार वाले रखना, यहाँ से आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट वाले रखना, यहाँ से आएगा तो लोकल गवर्नमेंट वाले रखना। लेकिन लोकल गवर्नमेंट वालों को याद रखिएगा, वो अधिकार अभी तक नहीं मिले। केरला में मिल गया, दक्षिण भारत के कुछ 1-2 राज्य है, उनको लोकल गवर्नमेंट का अधिकार मिल गया। वहाँ पे जो ग्राम प्रधान होते हैं, उनको टैक्स इकट्ठा करके अपने गाँव के विकास करने का अधिकार है। वहाँ के नगर पालिका मेयर है, वहाँ पे टैक्स इकट्ठा करके अपने नगर पालिका एरिया को डेवलपमेंट करने का अधिकार है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में एक्सेट्रा कुछ नहीं, सब बकवास है सब यहाँ के। देखिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और हमारे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा प्रत्येक लेवल के गवर्नमेंट एकदम क्लियर कर दिया, क्लियर रूप से बांट दिया गया है, ताकि फाइनेंशियल रूप से, पैसा के रूप से कोई किसी पर निर्भर ना हो और फ्री हो। जब मन करे जितना टैक्स हाई कर, देखिए अभी हमारे पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपए के आसपास है, बिहार में 102 से 103 रुपए है, मुंबई में चलिए वही 110 रुपए के आसपास पहुंचेगा। यानी ये स्टेट गवर्नमेंट ना बढ़ा रही है, घटा रही है अपने अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारे देश का जो संविधान बनाया है, तो फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा बोला गया
जो सोर्स ऑफ जो इनकम होंगे, जितने टायर के जो गवर्नमेंट होंगे सबको उनके अकॉर्डिंग बांटा गया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट कुछ पार्ट्स पे अधिकार है, वो टैक्स बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है कुछ पार्ट्स पे पूरे देश में घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और राज्य को भी हिदायत दे सकता है तुम ये काम करो वो काम करो। तो आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट है नहीं, हमारे यहाँ ना फेडरल ना हमारे यहाँ यूनिटरी है, हमारे यहाँ दोनों का मिक्सर है, इसलिए हम फेडरल में भी आता था, यूनिटरी में भी आते हैं। ठीक है गाइस, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो एक्साइज ड्यूटी होगा, उत्पाद शुल्क होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, और एग्रीकल्चर खेती से रिलेटेड जो भी टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। ये जैसे छोटे मोटे पार्ट करके छोटे मोटे जो टैक्स करने के जो वे हैं वो इकट्ठा करके स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, और जो बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है रेवेन्यू का, क्योंकि देश चलाना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब ज्यादा पैसे नहीं इकट्ठा होंगे देश कैसे चलेगा। तो इसलिए जो जहां से पैसे ज्यादा आने के सोर्स, ज्यादा से ज्यादा जिस सब्जेक्ट से ज्यादा पैसे आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख ली है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे तो खुद नहीं खाती है, वो स्टेट वालों को भी बांटती है और अपने देश में डेवलपमेंट विकास का कार्य भी करती है। तो ये था स्पेसिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्स ऑफ इनकम स्पेसिफाइड कर दिया गया है, सारे टायर की गवर्नमेंट के बांट दिया गया है। ठीक है गाइस। तीसरा होता है डबल ऑब्जेक्टिव, और जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसके दो उद्देश्य होते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है स्टूडेंट्स, उसके दो उद्देश्य होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? द फेडरल सिस्टम हैज डबल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, वहां पे दोनों के ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है उसका काम होता है अपने देश को सुरक्षा करना। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्या है? सबसे पहला तो काम है ना, बाहर से जितने भी अवांछित तथ्य हमारे देश पे, तत्व जो अटैक करने वाले हैं, टेररिस्ट हो गए, नक्सलवादी हो गए, जितने घुसपैठी हो गए, उनसे अपने देश को बचाना। पहला उनका काम होता है देश में देश को सुरक्षित रखना, चाहे बाहर रूप से चाहे अंदर के रूप से, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से अपने देश को सुरक्षित रखना। और दूसरा, हमारे देश के लोगों के बीच एक यूनिटी की फीलिंग्स को, एक क्या बोलते हैं, एकता वाली फीलिंग को लोगों में पैदा करना, ताकि सारे देश के लोग एक रहें, कोई इनको तोड़ने की कोशिश ना करे, कोई इनको बांटने की कोशिश ना करे। तो ये है डुअल ऑब्जेक्टिव्स में पहला। और दूसरा है व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। और फेडरल गवर्नमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, आप जानते हैं भारत या जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट अपनाया गया है, फेडरलिज्म के सिस्टम को अपनाया गया है, वहाँ पे कई राज्य होते हैं, और प्रत्येक राज्य में लोग अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेज। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वैसे ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में चलिए, वहाँ भी वैसे ही है। अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों को अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। तो उनके चीज़ों को जिंदा रखने के लिए, उनके हितों को बचाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट का ये अधिकार होता है, उनको राइट देके उनको उतना अधिकार दे दे ताकि वो अपने आप को बचा सकें। तो अगर कोई देश फेडरल गवर्नमेंट वाला सिस्टम अपना रहा है तो उसकी स्पेसिफिकेशन में लास्ट वाला स्पेसिफिकेशन आएगा डबल ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसके दो उद्देश्य होंगे। पहला, देश के बाह्य और आंतरिक रूप से सहायता करना और देश में एकता की भावना पैदा करना, और साथ साथ दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा, अपने देश में जो डाइवर्सिटी है, रीजनल रूप से, क्षेत्रीय रूप से अलग। इस वाले यूपी के लोग कुछ अलग, बिहार के लोग थोड़ा सा डिफरेंट, पश्चिम बंगाल का हमसे थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंस, बंगाली उनका बोल अलग, उनका खान पान अलग, उनका कलर अलग। दक्षिण भारत में चलिए, उनका टोटली डिफरेंट, भाषा से लेके, कल्चर से लेके, खान पान से लेके, आपके बुक्स, हर चीज से रिलेटेड गाइस, हर चीज हमसे डिफरेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ फेडरल गवर्नमेंट वाला सिस्टम अपने देश में न अपनाते, यूनिटरी अपनाते, तो हमेशा दक्षिण भारत वाले एक अलग देश की डिमांड करते। तो लेकिन हमने आधा फेडरल अपना लिया, आधा यूनिटरी अपना लिया। फेडरल किस मामले में अपना है? देखिए, हम अलग स्टेट बना के उनको दे दिए, वहाँ का सीएम होता है, उनको चलाता है। और वही जब हमारे देश में बाहर से अटैक होगा, कोई आक्रमण कर दे कोई देश, तो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? सारे देश के मुख्यमंत्रियों को हटा के पूरे देश पे कब्जा कर लेगा, जब तक बाह्य जो आक्रमण हुआ उसको सुधारा ना जा सके। तो याद रखिएगा, हमारे देश में यूनिटरी है ना फेडरल है, दोनों का मिक्सर हमारे देश में। समय आता है तो समय के अकॉर्डिंग हमारे देश का संविधान अपने आप को यूनिटरी फॉर्म में बदल देता है, और समय आता है तो हमारे देश का संविधान अपने आप को फेडरल फॉर्म में बदल लेता है। इसलिए दुनिया का सबसे अद्भुत और अनोखा संविधान अपने देश का संविधान हो जाता है गाइस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। अब हम देख लेते हैं यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। गाइस, आपने सोचा होगा फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, मैं एक बार और आपको बता दूं। एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे क्या किया जाता है, पावर को वहां पे कई टायर में, कई लेवल में पावर को बांट दिया जाता है, ताकि लोगों में कन्फ्लिक्शन ना हो, डिस्प्यूट ना हो। इसे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर मैंने बताया था, उसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। बांट दिया जाता है ताकि लोग आसानी से रह सके, ठीक है। तो वहां पे कभी दिक्कतें नहीं होती हैं, अधिकतर देश ये अपनाए हैं, काफी खुश भी है, ठीक है।
अब होता है दूसरा, होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार के एकात्मक शासन का स्वरूप। एक ऐसा देश, देश कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। इससे चाइना यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है, सरकार के एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है चाइना। क्या हो, चाइना पे एक राष्ट्रपति होगा शी जिनपिंग, और पूरे देश के कंट्रोल उसके हाथ में होगा, शी जिनपिंग के हाथ में पूरे देश का कंट्रोल है। आप जानते हैं चाइना कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना कहने को तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चाइना वहां के लोगों के राइट्स को डिमोलिशन करता है, हनन करता है। वहां के लोग जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा होते तो उनको किडनैप करके मार दिया जाता है। वहां के लोग दूसरे देश के प्रति अगर वफादारी दिखाते तो वहां के लोग को वहां पे जेल में ठूस दिया जाता, भर दिया जाता है। वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे भी प्रांत है, वहां पे भी स्टेट्स हैं, लेकिन स्टेट्स को कुछ नहीं मिला है। मिला है कैसे मिला है, जो शी जिनपिंग है जो पूरे देश को चला रहा है, वो अपना एक चेला या चमचा नियुक्त कर देगा, वो मिलकर देश को चलाएंगे, या उसके मिनिस्टर होंगे उसको चलाएंगे। और उस पर्सनल जो प्रांत होगा, पर्सनल जो स्टेट्स होगा चाइना का, चाहे सिंजियांग हो, चाहे हुआंग हो, जाएंगे ऐसे करके नाम होता है, वो सब चलाएंगे। तो चाइना एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, समझ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे एक प्रधानमंत्री है, बोरिस जॉनसन है, वहां पे राज्य नहीं है, बोरिस जॉनसन के हाथ में पूरे इंग्लैंड की जिम्मेदारी है। गाइस आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट में शासन के जो चलाने वाले जो होंगे, कई टायर उनको डिवाइड कर दिए होंगे, लेकिन एकात्मक में कोई टायर नहीं होगा। एक ही बंदा खड़ा होकर, एक ही बंदा पूरे पावर को अपने हाथ में लेके पूरे देश को चलाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया का आप ले सकते हैं, वो किम जोंग उन का, ना वहां पे फेडरल है ना यूनिटरी है, वो तो एकदम क्या बोलते हैं आपका वो हिटलर ही है, वो तानाशाही ही है, वो तानाशाही व्यवस्था वहां पर अपनाया है। ठीक है, तो अलग अलग गवर्नमेंट के फॉर्म होता है, लेकिन पूरी दुनिया में यदि बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट का नंबर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि सारे जब पावर बांट देते हैं तो आपका देश सही से चल सकता है, चलता भी है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। देख लेते हैं, आपने यूनिटरी गवर्नमेंट को समझा, एक बार मैं और बताया था। यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जहां पे पावर वन हैंड में पूरे होल्ड किया होता है, एक बंदा अपने हाथ में पूरे पावर को होल्ड किया होता है, उसी को बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म। लाइक चाइना, लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वो देश डेमोक्रेटिक देश भी कहलाते हैं, डेमोक्रेटिक देश नाम के लिए कहलाते हैं, असली रूप से फायदा उन्हीं के हाथ में होता है, वही चलाते हैं। ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे मैं बोला था ना, जब फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा रहा था तो मैं बोला था सब्जेक्ट का पर डिवीजन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट, और थर्ड नंबर का जो लोकल गवर्नमेंट होगा उसके लिए अलग सब्जेक्ट। तो आज यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फेडरल गवर्नमेंट को कैसे सब्जेक्ट दिए गए हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट में सब्जेक्ट कैसे बंटवारा किया गया था। फेडरल गवर्नमेंट में समझा दिया हूँ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट वाले सिस्टम को अपनाया गया है वहां पे सब्जेक्ट को केंद्र के स्तर पे, सेंटर के स्तर पे सेंटर को दे दिया गया है, स्टेट के स्तर पे स्टेट को दे दिया गया है। लेकिन गाइस जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म को अपनाया गया, जहां पे एकात्मक सरकार के स्वरूप को अपनाया गया, वहां पे ऑल द सब्जेक्ट्स आर इन वन हैंड, इन द हैंड्स ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे एकात्मक शासन के स्वरूप को अपनाया गया, लाइक चाइना, लाइक यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वहां पे पूरे पावर एक ही बंदे के हाथ में होल्ड करके शी जिनपिंग या बोरिस जॉनसन यही पूरे देश को चलाएंगे। देश में कोई भी दंगा उपद्रवी कुछ भी होगा, इनके मन में जो आएगा वहां पे करवा सकते हैं। जानते हैं भी चाइना कितना अत्याचारी इंसान है, जब चाहता है जो मन करता है अपने देश के। आपको मालूम होगा जो यूसी जो ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर के जो फाउंडर है जैकमा, ठीक है, जैकमा उनका नाम है, अली बाबा ग्रुप के वो संस्थापक है, फाउंडर है, सीईओ है। वो इतनी एशिया के सेकंड या थर्ड या टॉप 5 के अंदर ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। हाल ही में पिछले 2 महीना पहले 3 महीना पहले की बात है, कुछ चाइना के जो गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग सरकार है, उसको उसके अगेंस्ट में कुछ थोड़ा सा वो ट्वीट कर दिए थे, उसके अगेंस्ट में केवल ट्वीट कर दिए थे, तो जो शी जिनपिंग है उनको किडनैप करा लिया था, उनको अंडरग्राउंड कर दिया था, उनको मतलब एकदम साइड से हटा दिया था। ठीक है, 2-3 महीने बाद उनको तब जाके बाहर निकाला। तो ऐसे देख सकते हो, ऐसे ऐसे देश में जहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वहाँ पे लोगों के राइट्स को कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी अमीर हैं, आप कितना भी अमीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार जब चाहे आपका सफाया कर सकती है। लेकिन अपने देश में ऐसा है, अपने देश में गरीब बच्चा भी कब स्टार बन जाए कोई नहीं जानता है, और एक गरीब बच्चा के साथ भी कोई अन्याय हो रहा है, आप उसका बस सोशल मीडिया पर वीडियो बना के क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट उसका मार के धज्जियां उड़ा देगा, कहेगा भाई तुम्हारे रहते हुए एक छोटा बच्चा भूखे मारे मर रहा है, तुम्हारे रहते हुए एक छोटे बच्चे के साथ इतना अन्याय हो रहा है। लाइक दैट चीजें हो सकती हैं। गाइस आप जानते होंगे सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं तो जानते हैं, नहीं एक्टिव है तो ज्यादा कोशिश कीजिए नहीं एक्टिव रहे तो बेटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है शासन, शासन चलाने की चीज को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। स्ट्रक्चर मतलब होता है किस किस वे में शासन चलाया जाएगा, एक प्रकार का खाका बनाना, एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना। तो फेडरल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था डबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने वाले अलग लोग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस की एग्जाम लेता है जिसमें डीएम बनते हैं,
IAS और IPS बनते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जिले में चाहे, जिस राज्य में चाहे, किसी बंदे को भेज के वहाँ पे संभाल सकता है, किसी भी भारत के किसी भी राज्य में जाके वो संभाल सकते हैं। लेकिन वही स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो यूपी PCS का एग्जाम कराती है, इसके अंतर्गत SADM बनाता है और DSP बनाता है। ये उत्तर प्रदेश के दायरे में ही रह के अपने SDM के कार्यभार को संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के जो जिले के जो दायरे हैं उसी दायरे में रह के वो DSP के कार्यभार को संभालेंगे, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट यूपी PCS के उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कमीशन सर्विस के थ्रू उनका चुना हुआ है, वो नॉमिनेट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। और लेकिन वही जो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो IAS IPS बनाता है, वो देश के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में उनको IAS और IPS बना के, यानी DM और आपका सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP DIG IG बना के भेज सकता है। तो ये होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं फेडरल में डबल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी और स्टेट गवर्नमेंट पे भी, ठीक है। और आप लोकल गवर्नमेंट में जानते हैं प्रधान होते हैं और आपके जो मेयर होते हैं वो होते हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस डू नॉट हैव देयर सेपरेट गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे चाइना हो गया, चाइना पे वहाँ पे राज्य लेवल पे कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी सी जिनपिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे होगी। सी जिनपिंग अपना एक बंदा वहाँ से अपने ही एक मंत्री को बोलेंगे, जाओ भाई तुम सिंगजियांग प्रांत में जाना, वहीं पे बैठ के देख रेख चलाना, जहाँ पे जो चो चाहे कोई कहेगा वहाँ पे उनको उड़ा देना, खत्म कर देना। ऐसे टाइप का एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है। लेकिन सिर्फ चाइना की बात करो, वहाँ पे इतनी गंदी शासन है एकात्मक शासन में, आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन वही मैं बात करूँ आपका यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में तो काफी छोटा देश है, काफी अच्छे से चलाते हैं, क्योंकि वही तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना है। वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, छोटा देश आसानी से चलते हैं, वहाँ कोई दिक्कतें नहीं पैदा होती है। लेकिन चाइना एक अपवाद है, यानी एक आदमी के हाथ में यहाँ पे पावर क्या बोलते हैं, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश को चलाने वाला एक ही सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन वाला फॉर्म होता है। और प्रोविंसेस को कोई अधिकार नहीं होता है सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सके। लेकिन अपने यहाँ सेपरेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे भारत की बात करें, प्यारे से भारत के बारे में, तो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग मुख्यमंत्री होंगे, बिहार है तो बिहार के लिए एक अलग मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के लिए अलग अलग लोग से 5-5 साल के लिए चुनाव होता है, आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें और ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजें हो गई फेडरल और यूनिटरी में। एंड थर्ड एंड लास्ट है डिफरेंस में आपका अबाउट द डबल कॉन्स्टिट्यूशंस। मैंने बताया था फेडरल गवर्नमेंट होता है, इसमें शासन के कई स्तर को, कई लेवल में और कई टायर में आपको बांट दिया गया होता है गवर्नमेंट के फॉर्म को, और उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे संविधान भी एक से अधिक हो सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही संविधान होता है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका एक देश है, लेकिन अमेरिका देश के अंतर्गत 50 राज्य हैं, तो अमेरिका देश का तो एक संविधान होगा ही होगा, लेकिन जो 50 राज्य उनका अपना अपना अलग संविधान होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए भारत एक देश है, अपने देश का संविधान तो होगा ही होगा जो पूरे देश के लिए, लोगों के लिए है, पूरे देश के नागरिकों के लिए है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अपना एक संविधान नहीं है, उत्तर प्रदेश का अपना एक लॉ का किताब है, उत्तर प्रदेश के लिए अपना एक अलग नियम कानून बनाती है सरकार, हमेशा बिल पास कराती है। जैसे देखते हैं अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे आप पैदा करेंगे तो आपके यहाँ गवर्नमेंट जॉब आपके खतरे में पड़ सकती है, गवर्नमेंट जॉब से आपको मतलब इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि आप 2 या 2 से अधिक बच्चे, क्योंकि तो यूपी का तो बात है ना, केवल आप यूपी के लिए बनाया, बिहार में तो नहीं बनाया, ठीक है। तो आप यूपी छोड़ के बिहार में रह के आप वहाँ पे जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही होगा, पूरे देश का कानून एक ही आदमी बनाएगा, वही जैसे चाइना हो गया या आपके इंग्लैंड हो गया, वही एक बार कानून बन जाएगा, वही पूरे देश में उस कानून को लागू कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। इसे फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वन ऑफ द इंटायर कंट्री, एक पूरे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक होता है स्टेट्स को चलाने के लिए, ठीक है। और यूनिटरी में होता है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरे देश के शासन को चलाया जाता है। तो ये थे आज के डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट में आज हमने गाइस देखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जितने लोग देखते हैं उतना लाइक नहीं मिलता है, डोंट नो व्हाई। लाइक करने में क्या दिक्कत है भाई, अपना चैनल है और अपने बंदे हैं तो एक लाइक तो बनता है, और आपके यही हो रहा है सब, एक लाइक बनता है और उसके बाद से जितना अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो इसको आप शेयर करें ताकि और अच्छे से अच्छे मैं अपने लेक्चर को दे सकूं। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।